हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे 4 और 5 कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले हम ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जो समीकरण युग्म नीचे दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे 3.2 में जो समीकरण युग्म दी गई है उनमें आपको पता करना है किसका हल संगत है और किसका असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। तो यदि हम इसको करना क्या है, हमें पहले ढूंढना है कि भाई इसका हल संगत हो रहा है या फिर असंगत हो रहा है। अगर ये संगत में पकड़ा गया तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि संगत ये कब कब होगा, जब इसके दो कंडीशन मैंने आपको दिया था संगत होने का। पहला शर्त क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो वो संगत में पकड़ाता है। और लास्ट में मैंने बताया था कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और वो भी बराबर होता है C1/C2, अर्थात तीनों आपस में सभी बराबर होते हैं, तो उसका भी हल संगत होता है, आश्रित होता है। ठीक है, उसके बाद में संपाती होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप इसको देखिए, दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे हम। क्वेश्चन क्या है, x + y = 5 समीकरण 1 हमने किया और 2x + 2y = 10 समीकरण 2 हमने किया। तो सबसे पहले हम इसको जांच लें कि इसका हल क्या है, संगत है या फिर असंगत है। तभी हम ग्राफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे वो तो बात की बात है। चलिए देखते हैं। लेते हैं क्या, सबसे पहले समीकरण 1 में आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, समीकरण 1 में क्या निकलेगा, A1 B1 C1 जांचना है इसलिए। तो A1 का मान हमारा x के आगे, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा B1, A1 का मान 1, B1 का मान भी आपका 1 होगा, y के गुणांक क्या है 1 है, और C1 का गुणांक भी आप C का मान क्या दिया है आपका 5 हो गया, जो कि अचर पद है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में भी हम लोग देखेंगे कि इस समीकरण 2 में जो है क्या दिया हुआ है, A2 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना है 2 ही है, और C2 का मान हमारा क्या है तो 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में से A1 B1 C1 और समीकरण 2 में से A2 B2 C2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। A1 लिखेंगे, अब A1/A2 = तो A1 और A2 का मान हम यहाँ रखते हैं। तो A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या दिया गया है 2, अपॉन क्या हो जाएगा 1/2। A1/A2 क्या हुआ 1/2। उसी प्रकार आप B1/B2 का मान भी आप निकालिए। तो B1/B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान 1 है और B2 का मान क्या दिया है 2 दिया है। फिर कोमा C1/C2, तीनों का मान यहाँ क्या दिया हो आपका, C1 का मान 5 है, C2 का मान क्या दिया है 10। ठीक है, तो ये चूंकि कटने वाला है तो काटो 5 दूना 10, क्या आया 1/2 आया। अब आप अच्छे तरह से देखिए कि यहाँ A1/A2 का मान वही है जो B1/B2 का है और वो C1/C2 का, अर्थात तीनों आपस में क्या है, समान है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होते हैं, संगत होते हैं, आश्रित होते हैं, संपाती होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ, चूंकि A1/A2, ठीक है, पहले तो आपको ये शर्त करना है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ऐसे हो गया। ये सब आपस में क्या है, समान है, इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। तो संगत होगा, संगत पूछेगा तो संगत ही लिखेंगे। अगर संपाती पूछता तो संपाती भी लिखते, संपाती भी होगा, आश्रित भी होगा, और इसके अनंत हल भी होता है। तो इसका अनंत हल होता है, तो जो संगत है उसको हमें क्या करना है, ग्राफ भी खींचना है। तो ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले जो आपको ये जो समीकरण है इसका बनाना पड़ता है आपको सारणी। तो हमें सारणी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसका सारणी बना सकें। चलिए बनाते हैं इसका सारणी, देखिएगा ध्यान से। ये तो मिल गया कि हाँ ये संगत है। सारणी बनाने के बाद हम लोग इसका आलेख खींचेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से x + y = क्या होगा 5, जो कि आपका समीकरण 1 है। x को यहाँ रख लीजिए = 5, y प्लस में कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ हम किसका क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे। ठीक है, समीकरण 1 का सारणी।
तो आपको तो पहले भी हम बता चुके हैं कि एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। 2 खाना हम भर देंगे तो हमारा काम होगा। ऊपर क्या लिखेंगे x, नीचे y। अब y के स्थान पर आपको जो इच्छा करे, जो मर्जी हो आप रख सकते हो। तो यहाँ हम y की जगह पर रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया तो क्या मिलेगा 3, तो x का मान क्या निकल गया 3। ये तो आप मुजवानी ही कर सकते हो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप रफ में भी इसका काम करके डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब y का मान हम लेते हैं 3, तो 3 लिखेंगे तो 5 में से 3 गए तो क्या बचा 2, तो 2 किसका मान हो जाएगा x का। चलिए समीकरण 1 का मतलब सारणी बन चुका है। अब हम बनाते हैं समीकरण 2 का सारणी। तो समीकरण 2 में लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से उसको उतारेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और 2 के पहाड़ा में 10 भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। पहले क्या करते हैं कि इसका हम 2 को कॉमन करते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा, 2 को कॉमन करेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, बचा क्या x, 2 बाहर आ गया, बचा क्या y, इधर क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा 2 गुना में है, इसमें गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। तो जैसे 2 से अब भागा देंगे 10 में तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो पहला समीकरण भी आपका वही था, दूसरा समीकरण भी आपका वही है। इसका भी आप चाहें तो जो भी मान आपको रखना है रख के बना सकते हैं। अब इसका भी सारणी हम तैयार कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका सारणी हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। अब पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 माइनस क्या होगा आपका y, ये y प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में, सेम पहले की तरह हो रहा है। अब यहाँ चूंकि आप मान ले चुके हैं समीकरण 1 में, जिसमें एक बार जो मान आप लिए हैं दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन अगर उस मान को इसमें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ y का मान हमको 1 लेना है, 1 लेते हैं, चलो 1 लिए तो 5 में से 1 गए तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब y का मान हम 2 4 ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान हम अलग लिया, इसका मान अलग लिया, दोनों समीकरण सेम है, आप कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी। अब दोनों समीकरणों को लेकर हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले देखिए, पहला इसको खींचते हैं। x का मान क्या दिया है 3, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो प्लस प्लस वाला ये किस पाद में होता है, प्रथम पाद, और ये है आपका प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आपका जो बूंदा लगेगा ना वो कहाँ लगेगा, इस वाले खाने में दिया जाएगा, इसका भी उसी खाने में होगा। तो पहले बनाते हैं, x का मान 3 है तो x का मान 3 हमारा प्लस में यहाँ पर है, y का मान 2 है, y का मान आपका 2 यहाँ पर है। तो 2 के मुड़िया पर जाएंगे और x का मान 3 है तो बूंदा हमारा कहाँ दिया जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे। यहाँ हम लिख देंगे क्या, पहले x का मान, फिर क्या लिखेंगे 3, y का मान, एक बूंदा हो चुका है। दूसरा y का मान आपका 3 है तो y का मान आपका 3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद, हाँ सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। आप फिर से देखेंगे, y का मान 2 दिया है तो y का मान 2 आपका यहाँ पे है और x का मान 3 दिया हुआ है। तो 3 के सामने और 2 के सामने यहाँ बूंदा आपको देना है। यहाँ पहले क्या लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे आपको 2। ये रहा आपका किसका मान, x और y का। दूसरा देखेंगे, y का मान क्या दिया है 3, तो y का मान आपका 3 है तो यहाँ हो गया, और x का मान है 2 तो x का मान 2 यहाँ पे है, इसके सामने आपको बूंदा यहाँ पर लगेगा। पहले क्या लिखोगे आप 2, फिर क्या लिखोगे 3। अब इन दोनों बिंदुओं को लेकर आप स्केल के जरिए इसको सीधा एकदम मिला देंगे। ठीक है, आप ग्राफ में बनाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपका हो गया। अब इस रेखा पर जो जिस समीकरण का आपने बनाया है, जो कि ये समीकरण है, उसी को इस पर क्या करना है, हमको डाल देना है। अब इसको बनाते हैं दूसरे समीकरण को, कहीं एक जगह आप इस पर लिख दीजिएगा जहां आपकी इच्छा करे। x का मान क्या दिया है 4, तो x का मान 4 हमारा प्लस में यहाँ पर है, y का मान 1, तो 4 के सामने ऊपर और 1 के सामने आपका बूंदा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अगर ये चिन्ह बनाए होते ना, मतलब ये ढंग से थोड़ा आया होता तो ये बूंदा इसी चिन्ह पर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बूंदा हमारा यहाँ हुआ, क्या लिखेंगे पहले 4, फिर क्या लिखेंगे 1 के सामने है ना तो 1 लिखेंगे। फिर x का मान क्या दिया है 1 है, तो x का मान 1 यहाँ है, y का मान क्या है 4 है, तो बूंदा कहाँ जाएगा हमारा, ठीक इसके ऊपर, इसी रेखा के ऊपर जाएगा। तो आप दोबारा चिन्ह खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, इसी पर ही रहेगा। तो मैंने आपको बता रखा था पहले भी कि जब यह शर्त पूरा होता है ना कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हो जाते हैं। इसलिए हमने बताया था इसको आश्रित कहिए, संपाती कहिए, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया था कि इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करें, तो इसका हमें हल निकालना है। तो इसका तो क्या लिखेंगे हम, इसका अनंत हल होता है, तो नीचे ऐसे आंसर में क्या देंगे, इसका अनंत हल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसका दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 नंबर सवाल।
ध्यान से देखेंगे 4 का 2 में क्या कहता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये आपका 2 क्वेश्चन, मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, दोनों में माइनस दिया हुआ है। तो फिर हम इसमें भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो फर्स्ट में किए, समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। तो पहले हमको जांचना होगा कि ये इसका क्या है, समानांतर है, संगत है, असंगत है, क्या है, इसको जांचेंगे। तो उसके लिए हम लोग a1 का मान क्या लिखेंगे 1, b1 का मान क्या लिखेंगे -1 और c1 का मान क्या लिखेंगे हम 8। इसमें आएंगे a2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 3, फिर b2 का मान क्या हो जाएगा -3 और c2 का मान हमारा क्या हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर अब a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, तो a1 बटा a2 का मान 1/3 है, तो 1/3 हो गया। फिर निकालेंगे हम b1 बटा b2 का, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका -1 और b2 का मान क्या होगा -3। तो इससे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा 1/3। फिर c1 बटा c2 निकालिए, तो इसका मतलब c1 का मान क्या दिया गया है 8 और इसका क्या है 16, तो 8 दूना 16 क्या आया, वो 1/2 आया। तो आप देख सकते हो कि a1 बटा a2 का मान 1/3 है, b1 बटा b2 का मान भी 1/3 है, परंतु c1 बटा c2 का मान इनके बराबर नहीं है, अलग है। लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है किसका, c1 बटा c2 का। तो जब ये कंडीशन आपको आता है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि समानांतर होगा। ठीक है, रेखाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी, सीधी रेखाएं जाएंगी। तो जब समानांतर होगा तो इनका कोई हल नहीं होता है। अर्थात हमको अगर ये क्या, इसमें हम आपको ये भी बताए थे कि इसका असंगत होता है, ये क्या होता है हमारा असंगत होता है, और असंगत है तो इसका हमको ग्राफ नहीं खींचना है। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। बाकी इसके 2 क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप खुद से बनाएं, क्वेश्चन नंबर 4 को, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कैसे बनता है आइए इसको देखते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बात आई है पहले क्या, आयत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जाना चाहते हैं कि आयत क्या चीज़ होता है। देखिए आयत, इसको अच्छे से आप समझेंगे पहले, फिर हम आपको सवाल को बताएंगे। ये आपकी मैंने आकृति बना दी है ABCD, ठीक है, ये रहा आपका आयत। आयत क्या है, आयत किसे कहते हैं, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, अर्थात ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो। ठीक है, तथा दोनों विकर्ण, इसके जो विकर्ण होते हैं, इस कोना से इस कोना, फिर इस कोना से इस कोना, ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सभी कोण क्या होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं। तो वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें, इस आकृति में इस वाली भुजा को हम लोग लंबाई कहते हैं। ठीक है, लंबाई, तो ये लंबाई है, तो ये भी क्या होगा लंबाई, और इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी आपकी चौड़ाई होगी। देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसमें बात करना क्या है कि आपको मुख्य रूप से इसके 2 फॉर्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्या क्या, पहला आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल पता होगा आपको, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हालांकि इसकी आवश्यकता हमको इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आपका क्या दिखना है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमाप क्या चीज होता है। परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, चारों, किसी भी आकृति के चारों ओर के माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। अर्थात कोई आदमी अगर यहाँ खड़ा है और यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसने एक परिमाप इसकी पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे 2 × L + B, अर्थात 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई और चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई मतलब देखिए यहाँ से यहाँ गया एक लंबाई, फिर यहाँ भी जाएगा तो एक लंबाई, 2 लंबाई हुआ ना, और एक चौड़ाई ई और एक चौड़ाई ई, 2 चौड़ाई हो गया। इस तरह से इसका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर सूत्र आप यूज नहीं करते तभी भी आप बना सकते हो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, आपका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन अब हमारे किताब में क्या बोला है, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। कहता है एक आयताकार बाग, बाग मतलब क्या, बगीचा, एक आयताकार बगीचा है, जस्ट इसको मान लीजिए, जिसकी लंबाई
चौड़ाई से, ठीक है, ध्यान समझेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, अर्थात ये वाला चीज इससे 4 गो ज़्यादा है। अगर इसको आप 5 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मानना क्या होगा, हम मानेंगे क्या, लंबाई तो चूंकि दिया है कि लंबाई इससे 4 गो ज़्यादा है, तो क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो बात की गई है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो मैं एक फिगर बना देता हूं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो हम क्या मानेंगे इसको, क्योंकि तो दिया हुआ है ना, लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई, हल माना कि आयताकार, ठीक है, माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी आपको, सॉरी लंबाई नहीं मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि लंबाई दिया गया है। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या होगा इसका, x, इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी x + 4। क्यों, क्योंकि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है, हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, आधा, अर्ध माने क्या होता है, आधा परिमाप इसका दिया है 36 मीटर, ठीक है, आधा परिमाप, अर्थात इसका देखिए, लिखेंगे यहां पर, तथा अर्ध परिमाप किसका, आयत का, तो आप लिख सकते हो आयत का अर्ध परिमाप जो है, आयत का अर्ध परिमाप कितना है आपका, 36 मीटर दिया गया है, अर्थात आप इसको s = दे सकते हो क्या, 36 मीटर, ठीक है। देखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, तो इसका ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, पूछा क्या गया है, बाग की बीमाएं ज्ञात करो। जो बाग है हमारा, इसकी बीमाएं मतलब भुजा कहिए, कोर कहिए, बीमाएं कहिए, सब एक ही होता है। हमको बताना है कि इसका लंबाई कितना होगा और इसका चौड़ाई कितना होगा। तो ये हमें लंबाई चौड़ाई देगा कौन, ये है ना हमको देने के लिए 36, वही हमको देगा। कैसे देखेंगे, लिखेंगे यहां सूत्र से आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर बताएंगे L + B, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो सर आपने बताया आयत का परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लेकिन यहाँ बात आधा हुई है, तो आधा मतलब इसको बटा 2 करेंगे, यहाँ जो 2 देंगे तो 2 से क्या 2 आपका, 2 से 2 कट जाएगा ना, इसलिए सिर्फ L + B। अब बनाएंगे आगे, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36, तो इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा 36, इधर देखेंगे हम L + B, तो L का मान कितना दिया है, x + 4 प्लस B मतलब चौड़ाई क्या दिया है आपका, x दिया है, तो x लिखिए। अब ये देखिए 4 और 36 एक जाति का है, तो 4 को बुला लेंगे, आओ भाई अपने जाति के पास में, तो 36 - 4 और वो एगो x जोड़ एगो x क्या हो जाएगा आपका 2 x, तो 36 में से 4 गया तो क्या बचेगा 32 = 2x। 2 गुना में इधर आके कुछ हो जाएगा भागा में, क्योंकि ये भी इसी का जात है, तो 16 दूना 32, तो x का मान आपका क्या निकला 16 मीटर। तो x आपने क्या माना था, x आपने चौड़ाई माना था, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। जब ये 16 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 20, क्योंकि ये कहा है ना कि लंबाई इससे 4 अधिक है। नीचे लिखेंगे अतः आयत की बीमाएं या आयत की लंबाई = क्या 16 + 4 20 मीटर और चौड़ाई आपकी 16 मीटर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।